तो विसल पड़ो वंस अगेन, सीएसके हैव डन इट वंस अगेन। और चेन्नई ने एक बार फिर से कर दिया, 10वीं बार फाइनल में प्रवेश कर लिया है। जो 16 सीजन हुए आईपीएल इतिहास के, 2 दफ़ा शायद वो नहीं थे जब बैन थे 2016-17 में। 14 सीजन कुल खेले हैं, लेकिन उसमें से 10वीं बार फाइनल में एंटर कर लिया है। तो एक बिग थम्स अप टू सीएसके एंड देयर फ्रेंचाइजी। और जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेला है थ्रू आउट द सीजन, बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो मतलब ऑल ओवर आप देखो, क्या चेपॉक में मैच था, क्वालिफायर 1 था गुजरात के अगेंस्ट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीएसके के फैंस ही वहाँ पे आप दिख रहे थे। पूरा येलो एक तरीके से समंदर आपको दिख रहा था। और अंत में चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बहुत ही बढ़िया जीत दर्ज कर ली है और फाइनल में एंटर कर लिया है। और मतलब किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि सीएसके इस तरह से कमबैक करेगी। मतलब 9th प्लेस टीम थे पिछले सीज़न में, और वहाँ से वो कमबैक करते हैं, नॉट जस्ट की प्लेऑफ में एंटर करते हैं। और पहले ही मैच में जो टाइटल कंटेंडर्स है गुजरात टाइटंस, उनको हरा के प्रवेश कर चुके हैं फाइनल में। तो बहुत अच्छा लग रहा है एज ए सीएसके फैन। एंड ऑनेस्ट बिलीव अभी नहीं हो रहा है एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि जितना भी मतलब मैंने टीम देखा था जब स्टार्टिंग हुआ था, एक्चुअली में जब ऑक्शन हुआ था, उसके बाद जिस तरह से बाकी टीमें फॉर्मेशन हुई थी, तो यही लगा था कि टॉप 4 तक भी पहुंच गए वही बहुत बड़ी बात होगी। और उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल एमएस धोनी का रहेगा। वही उनकी जो कप्तानी है वही एक तरीके से इस टीम को आगे ले जा सकती है। अदरवाइज़ इस टीम में बहुत से कमियां दिख रही थी, बट वही छोटे छोटे चीज़ों को एक तरीके से पूरी करके एमएस धोनी ने इस टीम को खड़ा किया है। और उसका रिजल्ट देखो, घर पे खेल रहे थे, ये एक एडवांटेज सीएसके के लिए ज़रूर था कि चेपॉक में ही एक तरह से क्वालिफायर 1 हो रहा था। तो सबसे बड़ी चीज़ जो ये उनके लिए थी, एक तो घर के कंडीशन में खेल रहे हैं, दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक जो जिन्होंने जीटी को फेस किया था तीनों दफ़ा, वो शायद एक भी मैच चेपॉक में नहीं था, वो सब के सब चेन्नई से बाहर थे। तो उस वजह से देखो एक एडवांटेज सीएसके के लिए नहीं था, क्योंकि वो अपने पिच पे नहीं खेल रहे थे। बट वंस वो अपने घर पे आए हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। साथ ही दूसरी चीज़ ये देखो कि भले गुजरात टाइटंस डिफेंडिंग चैंपियंस रही हो, बट अगर आप देखो तो चेन्नई सुपर किंग्स ये जो प्लेऑफ है ना, ये इसमें बहुत एक तरह से माहिर हैं। मतलब कि आप देखो, सीएसके इससे पहले 13 सीज़न खेले थे, जिसमें 11 प्लेऑफ में और 9 फाइनल्स हैं और 4 ट्रॉफियाँ हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना एक्सपीरियंस उनको प्लेऑफ में और बड़े मैच के प्रेशर लेने का। तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहोगे कि एक बहुत ही बढ़िया एक तरीके से माहौल रहता है चेन्नई के लिए। और स्पेशली होम क्राउड के साथ जब सपोर्ट रहता है, फिर सामने कोई भी टीम हो, एक तरीके से कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर रहती है। और आज भी वही चीज़ दिखा, गुजरात टाइटंस समहाउ आज लगा नहीं कि वो चैंपियन साइड है जिस तरह से वो अमूमन तौर पे खेलते हैं, थोड़ा सा कमी उनमें दिखाई दी। और उसी का रिजल्ट आप देखो, चेन्नई ने मैच जीता है। एक नियरली परफेक्ट गेम चेन्नई के लिए रहा है। विद द बैट शायद लगा कि थोड़े कम रन रह गए हैं, लगा कि शायद 10-15 रन कम रह गए, बट उसके बावजूद बॉलिंग ने उसको एक तरीके से डिफेंड किया है। और अगेंस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट चेजिंग टीम जो कि गुजरात टाइटंस मानी जाती है, और उन्हें क्योंकि चेस करना उनकी स्ट्रेंथ है, तो उसी पे गए एक तरीके से हम चेस करेंगे, वही बोला टॉस पे हार्दिक पांड्या ने। बट समहाउ वो जो दाव है उनके लिए बैकफायर कर गया है। लेकिन अभी भी देखिए, चेन्नई फाइनल में पहुंच चुका है, अहमदाबाद का टिकट एक तरह से काट चुका है। संडे को 28 तारीख को वो अहमदाबाद में रेडी रहेंगे दूसरे फाइनल्स का। लेकिन गुजरात भी अहमदाबाद जा रही है, क्योंकि उनको क्वालिफायर 2 में एक तरह से खेलना है। और वो किससे खेलेंगे? कल जो टीम जीतेगी, क्योंकि कल के ऑलरेडी तो मतलब 24 तारीख हो चुका है, रात के 12 बज चुके हैं। तो आज जो मैच होगा आप देखो, रात में लखनऊ के सामने मुंबई होगी। अगेन वही चीज़ है कि एक और आंकड़ा दिखाता है कि लखनऊ ने अभी तक मुंबई से हारा नहीं है मैच, यानी कि मुंबई को 3 दफ़ा उन्होंने हरा है। लेकिन अगेन देखो, लखनऊ का सिर्फ और सिर्फ ये दूसरा सीज़न होगा, और पिछले सीज़न में भी एलिमिनेटर वो प्रेशर गेम में हार गए थे। और वहाँ पे वंस अगेन उनके सामने एक और बड़ी टीम होगी, मुंबई इंडियंस, जिसने 6 फाइनल खेले हैं, जिसमें से 5 ट्रॉफियाँ हैं। तो उनके पास भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो उम्मीद कर सकते हैं मुंबई इंडियंस इसमें फेवरेट ज़रूर रहेंगे। और क्योंकि चेपॉक में मैच होगा इसी ग्राउंड के ऊपर, जो जहाँ पे ये पहला क्वालिफायर खेला गया था, तो उस ग्राउंड के ऊपर भी आप देखो कि चेन्नई को अगर किसी टीम ने सबसे ज़्यादा परेशान किया है तो वो मुंबई इंडियंस ही है। मतलब उनके घर में जाके उनको परेशान किया है। तो लखनऊ के अगेंस्ट तो वो एक तरह से फेवरेट्स रहेंगे। हालांकि लखनऊ के पास स्पिन क्वालिटी अगर आप देखो तो बेहतर है मुंबई से, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे कि बैटिंग वाइज या एक तरीके से वो जो बड़े बिग मैच एक तरह से कहते हैं, बिग मैच टेम्परामेंट, उसके वाइज आप देखो कि मुंबई फेवरेट्स रहेगी। तो इस मैच के बारे में कंप्लीटली बात करेंगे, ऑब्वियसली स्कोर कार्ड के बारे में बताऊंगा, बट स्कोर कार्ड से भी अधिक जो चीज़ें हैं कि आज थोड़ा सा मतलब अलग ही इमोशन है, क्योंकि जब आपकी फेवरेट टीम जीत जाती है और मतलब फाइनल खेल रही होती है, क्योंकि
हमने पिछले 4 सीज़न में देखे हैं जिस तरह से चीज़ें घटी हैं। 2020 का वो सीज़न था जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो एक अलग इमोशन उस वक्त था। मतलब उस चीज़ को बयान नहीं कर सकते थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि पहली दफ़ा वो हम बाहर हुए थे, वो फीलिंग हमारे पास एक तरह से नहीं थी। बट अगले साल आप देखो कमबैक हमने बढ़िया किया है। फिर अगले साल आप देखो फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुई, कप्तान चेंज हुए, टीमें में कुछ बदलाव हुई, मेगा ऑक्शन हो गया और टीम में वो फ़र्क दिखा कि टीम सेटल इन नहीं हो पाई। लेकिन वंस अगेन इस टीम ने दिखा दिया है कि क्यों वो एक तरीके से कमबैक सुपर किंग उनको माना जाता है और क्यों एम एस धोनी इतने बड़े कप्तान हैं। टू बी ऑनेस्ट ये कहना गलत होगा कि सिर्फ और सिर्फ एम एस धोनी के भरोसे वो गए हैं। इसमें आपको प्लेयरों को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, चाहे वो गेंदबाज हो, जो यंग गेंदबाज, चाहे वो पथिराना हो या तुषार देशपांडे हो, इवन प्रकाश सिंह और हंगर केकर ने भी थोड़ा बहुत एक तरह से कंट्रीब्यूट किया। इवन दीपक चहर को देखो, इनिशियली वो थोड़े से फीके थे, लेकिन जब से उन्होंने कमबैक किया है इंजरी के बाद, हर मैच में उन्होंने विकेट लेके दिया। और आज भी आप देखो कि इनिशियली विकेट उन्होंने ही लेके दिया। बाकी अगर स्पिन बॉलिंग में भी बात करो, रविंद्र जडेजा आउटस्टैंडिंग रहे इस सीज़न विद द बॉल। उनसे उम्मीदें थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बैट से आएगा, बॉल से वो थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन करेंगे, बट दिस सीज़न उन्होंने बॉलिंग से बहुत ही बढ़िया काम किया है। मोइन अली ने भी ठीक ठाक बॉलिंग किया और थिक्शना ने भी बाद में आकर अच्छा किया है। तो ओवरऑल नॉर्मल तौर पे आप देखो सेम बॉलिंग लाइनअप लगातार खेलती रही है और सभी ने बढ़िया एग्जीक्यूट किया। और साथ ही भी बैटिंग में भी आप देखो ऋतुराज हो गए, कॉनवे हो गए, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे इस टीम में। साथ ही शिवम दुबे को मतलब भूलना नहीं चाहिए होगा, हालांकि आज फेल ज़रूर हुए हैं, लेकिन उनका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है उस मिडिल ऑर्डर में, जहाँ पे ऑब्वियसली देखो मोइन अली, अंबती रायडू, रविंद्र जडेजा की उतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है विद द बैट और उतने अपॉर्चुनिटी भी शायद उनको नहीं मिले हैं। और लेकिन एक नाम और मैं मेंशन करना चाहूँगा जो इस सीज़न कहीं ना कहीं एक आउट ऑफ सिलेबस आया है बाकी टीमों के लिए, वो अजिंक्य रहाणे का नाम है। ऑब्वियसली मतलब टूवर्ड्स द लैटर पार्ट जो पिछले कुछ मैचेस रहे हैं कंट्रीब्यूशन उस हिसाब से नहीं रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने शुरुआत में 2-3 मैचेस जिताए थे उसका एक तरह से बहुत ज़्यादा महत्व है। और कहीं ना कहीं इस टीम ने कंप्लीट मतलब एम एस धोनी जो ट्रस्ट दिखाया था सभी प्लेयरों के ऊपर, उसके ऊपर एक तरह से खरे उतरे हैं। और उसी का रिजल्ट अगर आप देखो कि CSK जो कि पहली टीम बनी है जो कि क्वालिफाई कर चुकी है IPL 2023 के फाइनल के लिए, और अब वो इंतज़ार करेंगे दूसरी टीम कौन सी वो होगी जो कि उनके सामने भिड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले हार्दिक पांड्या टॉस जीतते और कहते हैं हम बॉलिंग करेंगे, यानी कि चेन्नई बैटिंग करेगी। अब चेन्नई के साथ क्या चीज़ देखो कि वो बदलाव करते नहीं हैं, लेकिन गुजरात टाइटंस ने इस मैच में बदलाव किया था। यश दयाल के जगह पे वो लेके आए थे दर्शन नालकंडे। दर्शन नालकंडे आपको याद होगा पिछले सीज़न में भी कुछ मैचेस खेले थे, तो उनको लेके आ गए थे। अब पता नहीं मतलब शायद यश दयाल पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा या फिर कुछ मैचअप के तहत उनको खिलाया था। चेन्नई की स्टार्ट देखो बहुत ही बढ़िया हुई, एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। उसमें आप देखो कि 87 रन की ओपनिंग स्टार्ट हुई थी अराउंड ओवर के मार्क तक आसपास देखो, और एक विकेट गिरा था जहां पे वो ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए थे। लेकिन उसमें भी देखो चेन्नई को लक साथ मिला कि शायद दूसरा ही ओवर था, दूसरी या तीसरी बॉल पे दर्शन नालकंडे ही बॉलर थे, ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो चुके थे, बट वो बॉल हो जाती है नो बॉल। और उसके बाद देखो एक छक्का मारते हैं, फिर एक चौका और फिर एक बहुत ही अच्छा इनिंग्स खेलते हैं। और बाद में देखो वही जो इनिंग्स थी एक तरह से वो दोनों टीमों के बीच फ़र्क था। शायद दूसरे टीम में भी देखो किसी भी प्लेयर ने हाफ सेंचुरी पूरी नहीं की है, तो लेकिन ये जो ऋतुराज गायकवाड़ की इनिंग्स थी वही एक तरीके से दोनों टीमों के बीच फ़र्क रहा। तो देखो ऋतुराज गायकवाड़ 60 फ्रॉम 44, 7 चौके और एक छक्का मारा है। और जैसा कि कहा कि शायद सिंगल डिजिट में ही थे, दूसरा ओवर चल रहा था जहाँ पे वो एक तरह से नो बॉल पे आउट हुए थे, तो उनको एक लक मिल गया था। बाकी डेवन कॉनवे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, 34 बॉलों में 40 रन है, 4 चौके मारे हैं, मतलब बहुत ऑलमोस्ट 15-16 ओवर तक खड़े हुए हैं वहाँ पे। और आप देखो कि वो आउट हुए हैं कब, देखो कि अब 16वां ओवर जब स्टार्ट हुआ उसमें आउट हुए हैं, लेकिन उस वक्त भी आप देखो वो उतने कंफर्टेबल नहीं थे। इनफैक्ट गुजरात के अगेंस्ट उनके आंकड़े बहुत ही ख़राब है। शायद मोहम्मद शमी ने तो शायद उनको 2 या 3 बार आउट कर दिया है जो 4 मैचेस खेले हैं। स्ट्राइक रेट भी कम है, एवरेज भी कम है। और आज जो पिच थी वो भी थोड़ा सा मुश्किल था एक तरह से बैटिंग के लिए चिपॉक में, तो उससे भी एक तरीके से फ़ायदा नहीं मिला कॉनवे को। बाकी नंबर 3 पे शिवम दुबे को भेजा था कि थोड़ा सा एक्सलेट कर दे, बीच के ओवर में थोड़ा सा अपना जो पावर गेम है वो शो कर दे, बट वो फेल रहे। सिर्फ 1 रन बनाया है 3 बॉलों में। और फिर आप देखो कि लगातार जब ऋतुराज और दुबे आउट हुए लगा कि टीम फंस गई है। और ये 2 ऐसे खिलाड़ी थे चेन्नई के लिए जो रन भी बना रहे थे और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बना रहे थे। बाकी कॉनवे के बहुत सारे रन हैं, बट उनका स्ट्राइक रेट का थोड़ा सा इशू रहता है कि
जहाँ पे सरफेस थोड़ी सी स्लो होती है, मुश्किल होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा फंस जाते हैं। और अजिंक्य रहाणे भी उसी स्लो सरफेस के ऊपर वो भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, तो वो चीज़ देखने को मिला। हालांकि उसके बाद अगर आप देखो तो जितने भी बैटर रहे हैं सभी ने एक तरीके से छोटे छोटे कैमियोज़ खेले हैं। उसमें रहाणे को देखो 10 पे 17 है, एक छक्का मारा है। रायडू का भी 9 पे 17 है, एक चौका और एक छक्का है। फिर रविंद्र जडेजा 16 में 22 है, 2 चौके उन्होंने मारे हैं। MS धोनी आए थे अंत में, लेकिन उन्होंने कुछ खास किया नहीं है, 2 बॉलों में 1 रन है। और मोइन ने भी 4 बॉल खेला जिसमें एक भी उन्होंने छक्का मारा है। तो एक जो वही देखो कि रायडू के 1 छक्का 1 चौका, फिर मोइन का 1 छक्का, रहाणे का 1 छक्का, जडेजा ने 2 चौके टाइमली चौके मारे हैं। उसी के बदौलत आप देखो कि 172 फॉर 7 फिनिश किया। आइडियल आप कहोगे शायद चेन्नई 190 के आसपास फिनिश करना चाहता होगा, जिस तरह से उनको स्टार्ट मिला था कि 10 ओवर में 87 88 के पास आसपास रन बन गए थे, विकेट नहीं गिरा था। तो वहाँ से ज़रूर कोशिश करते हैं कि 100 रन बना दे अगले 10 ओवर में, क्योंकि 10 के 10 विकेट हाथ में थे। बट समहाउ वो मिडल ओवर में एक तरह से गुजरात ने वापसी की और एक रिस्पेक्टेबल टोटल, एक चैलेंजिंग टोटल पर ही चेन्नई को रोका। उसके बाद आप देखो बॉलिंग की अगर बात करो तो गुजरात की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। मोहम्मद शमी ने भी बढ़िया स्पेल डाला था, 4 में 28 दे के 2 आउट किए हैं। दर्शन नालकंडे थोड़े से महंगे साबित हुए, 4 में 44 दे के 1 आउट किया है। राशिद खान को 4 में 37 पड़े और 1 विकेट उन्होंने भी लिया है। हल्का सा कहोगे कि राशिद खान इस सरफेस के ऊपर थोड़ा सा महंगे ज़रूर साबित हुए। बाकी नूर अहमद ने भी 4 में 29 दे के 1 आउट किया, तो बढ़िया स्पेल उनका रहा। और मोहित शर्मा जो कि चेन्नई की टीम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनके कल्चर को जानते हैं, और साथ ही इस पिच के ऊपर भी उनके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि 2014-15 के दौरान ये चेन्नई में ही खेल रहे थे। पर्पल कैप भी जीत चुके हैं इस टीम के लिए, तो उन्होंने भी बढ़िया गेंदबाजी की है। 2 विकेट उन्होंने भी लिए हैं 31 रन दे के। इसमें बस इतना ही प्रॉब्लम था कि हार्दिक पांड्या का जो एक तरह से मिस्ट्री है कि वो क्यों बॉल नहीं डाल रहे हैं, छठे बॉलर हैं उस टीम में। इनफैक्ट दसुन शनका भी है जो श्रीलंकन कप्तान है, वो भी बॉल डाल देते हैं। इवन राहुल तेवतिया भी लेग स्पिन डालते हैं, बट एग्जैक्टली पता नहीं कि क्यों हार्दिक पांड्या उन सबसे बॉलिंग नहीं करा रहे हैं। इनफैक्ट खुद क्यों बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, मे भी कोई इंजरी इशू होगा, बट वो अगर है तो फिर इंडियन टीम के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर भी जो बॉलिंग लाइनअप उनकी है गुजरात की, उससे वो काम चला लेते हैं 5 बॉलर से। बट जब वो इंडियन टीम में खेलेंगे एज कैप्टन, अगर वो बॉल नहीं डालेंगे फिर मुश्किल हो जाएगा इंडियन टीम के लिए, चाहे T20 में हो या फिर वनडे में हो। तो खैर बॉलिंग की हाल रही थी। और बाद में जब रन चेस की बारी आई, आई थिंक एक जो बड़ा नाम था, की फैक्टर था, वो शुभमन गिल था, क्योंकि मुश्किल पिच थी, आसान नहीं था, और एक बड़ा क्या चैलेंजिंग टोटल एक तरीके से चेस करना था। तो शुभमन गिल का वहाँ पे खड़ा रहना, बड़ा इनिंग्स खेलना बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन दूसरे बल्लेबाजों को भी चिप इन करना था। लेकिन वहीं पे देखो जो बैट्समैन रहे वो फेल रहे, और शुरुआत कुछ खास नहीं रहा। रिद्धबंध साहब 12 के स्कोर पे ही आउट हो गए 11 बॉलों पर। उनका भी वही दिखता है कि कुछ खास इनिंग्स नहीं आया है इस सीज़न में भी। स्ट्राइक रेट भी थोड़ा सा कम रहा है, 10 रन कभी 15 रन कभी 20-25, तो वो आउट हुए जल्दी। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने अपने आप को प्रमोट किया नंबर 3 पे, वो फेल रहे 8 रन 7 बॉलों में। दशुन शनका ने थोड़ी देर के लिए 1-2 छक्के मार के थोड़ा सा टेंशन ज़रूर एक तरीके से क्रिएट किया MS धोनी और CSK के माइंड में, बट वो भी 17 रन बना के आउट हुए। फिर देखो डेविड मिलर है 4 रन है 6 बॉलों में, और इन सब के बीच अगर आप देखो दूसरे एंड पे जो खड़े हुए थे शुभमन गिल, उन्होंने 42 किए 38 बॉलों में, 4 चौके और 1 छक्का। कि थोड़ा सा रुक के खेल रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि दूसरे एंड से पार्टनरशिप हो जाए, लेकिन अंत में आप देखो कि जिस तरह से विकेट गिर रहे थे तो प्रेशर उनके ऊपर भी क्रिएट हुआ, क्योंकि उस पेस से रन भी नहीं आ रहे थे। बहुत ही टफ पिच के ऊपर उनसे भी अंत में एक तरह से जो बड़ी इनिंग्स चाहिए थी वो भी नहीं आई। 42 के स्कोर पे उनको दीपक चहर ने आउट करवा दिया, और उसी मोमेंट पे लगा कि इस मैच में चेन्नई ने पूरी तरीके से पकड़ मजबूत कर ली है। और वन स्टेज अगर आप देखो कि तो ये 98 पे 6 हो गए थे जब राहुल तेवतिया आउट हुए हैं, 15वां ओवर चल रहा था, तो वहाँ से लगा कि मैच कंप्लीट चेन्नई जीत गया है। लेकिन उसके बाद एक हल्की सी पार्टनरशिप होती है जो होती है विजय शंकर और राशिद खान के बीच। अब विजय शंकर भी देखो कि बहुत नीचे बैटिंग करने आए हैं, जबकि उन्होंने पिछला जो इनिंग्स था इतना अच्छा खेला था, और वहाँ पे थोड़ा सा लगा कि शायद हार्दिक पांड्या ने वहाँ पे गलती कर दी, थोड़ा सा टैक्टिकल जो मूव किया था कि खुद को उन्होंने ऊपर भेजा था। हो सकता है कि वो विजय शंकर को भेजते, क्योंकि विजय शंकर जो कि वो लोकल प्लेयर है, चेन्नई के लिए खेलते हैं डोमेस्टिक में, तो उनको कहीं ना कहीं उस पिच का आइडिया होता। तो उस हिसाब से अगर वो पार्टनरशिप करते जाके, हो सकता है आप पिछले मैच की तरह देखो जो आई गेस RCB के अगेंस्ट भी आप देखो, वहाँ पे भी शुरुआत में 1 विकेट जल्दी गिरा था, बट गिल और शंकर की पार्टनरशिप हुई थी, और बाद में जो रन चेज है बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था। बट यहाँ पे आप देखो विजय शंकर को आप बहुत नीचे उन्होंने पुश कर दिया। बाकी राशिद खान का अगर आप देखो, वो हमेशा से एक एंटरटेनर रहे हैं,
मतलब कुछ भी पोजीशन हो मैच का, किसी भी सिचुएशन में मैच हो, वो अपनी जो फाइट है वो बरकरार रखते हैं। आज भी देखो उन्होंने 16 में 30 किए हैं, 3 चौके और 2 छक्के मारे थे। और सीरियसली बताऊं, जब मैं मैच देख रहा था, मतलब जब तक राशिद खान खड़े हुए थे तब तक लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये मैच हो सकता है निकाल के ले जाए। एक घबराहट सी होती है, क्योंकि मुझे एक मैच याद आ रहा है जो पिछले सीज़न में हमने खेला था, आई थिंक गुजरात के साथ जो मैं बात कर रहा हूँ। एक मैच था, आखिरी ओवर में कुछ 20-22 रन चाहिए थे और क्रिस जॉर्डन बॉल डाल रहे थे शायद, और रशीद खान ने उनको मारा था और वो मैच फिनिश कर दिया था। तो अक्सर वो चीज़ें करते हैं, और उनकी खास चीज़ ये है कि मतलब उनके पास उतने ऊट पटांग शॉट है, मतलब कहीं से भी शॉट निकाल देते हैं, छक्का चौका बढ़िया टाइमिंग के साथ, मतलब आड़े तिरछे बैट के साथ खेल देते हैं, आपको पता भी नहीं लगता है। इनफैक्ट मतलब अच्छे से अच्छे बॉल पे भी शॉट खेल देते हैं। तो और सबसे बड़ी चीज़ है उनकी जो कॉन्फिडेंस है। चैम्पियन प्लेयर है T20 का, और नॉट जस्ट विद द बॉल, विद द बैट भी अपना एक तरह से पोटेंशियल दिखाता है। तो एक थोड़ा सा हल्का सा नर्वसनेस ज़रूर था, क्योंकि एक तरफ तो पथिराना डाल रहे थे, उनके ऊपर ट्रस्ट था, बट दूसरी तरफ तुषार देशपांडे डाल रहे थे, जो कि थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ इधर उधर हो सकते हैं। और ऐसे में टाइमली आप देखो विजय शंकर का जो विकेट मिल गया, बहुत ही बढ़िया एक तरह से ऋतुराज ने कैच पकड़ा। फिर एक रनआउट जो कि हुआ, आई थिंक दर्शन नालकंडे रनआउट हुए थे अगली गेंद पे शायद, हमारे उड़ीसा के जो शुभ्रांशु सेनापति भाई हैं, जो खेल नहीं रहे हैं लेकिन लगातार सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पे हम देख रहे हैं उनको, उन्होंने बढ़िया एक तरीके से रनआउट मारा। और उसके बाद अगले ओवर में शायद राशिद खान भी आउट हो गए, आई थिंक डीप पॉइंट पे कैच आउट हुई। और उसके बाद देखो एक मैच औपचारिकता ही थी, लेकिन अंत में चेन्नई ने ऑल आउट भी कर दिया गुजरात को, आखिरी गेंद पे ऑल आउट भी हो गए हैं। तो बढ़िया रहा। विजय शंकर जैसा कहा कि 10 में 14 है, एक छक्का उन्होंने मारा है। तो वही एक जो पार्टनरशिप आप देखो कि जो 98 से आया था 136 तक, यानी कि 38 रन की जो एक पार्टनरशिप थी, उसने थोड़ा सा टेंस कर दिया था CSK के कैंप में, स्पेशली राशिद खान की जो एक तरीके से कैमियो थी। बट ओवरऑल देखो चेन्नई ने ऑलराउंड क्रिकेट एक तरह से खेला है। और कहीं ना कहीं इसमें मैं पिच का भी जो एक तरह से रहा चेन्नई के लिए, कि पिच भी मददगार रही, क्योंकि घर पे खेल रहे थे। और नॉर्मल चेन्नई का विकेट दिखा, जहाँ पे एक तरह से टर्न हो रहा था, बाउंस हो रहा था और स्लो सरफेस था। तो उसमें आप देखो जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, थिक्सर ने भी बहुत ही बढ़िया स्पेल डाला। और हालांकि मोइन अली से बॉल नहीं MS ने डलवाया, और एक वक्त पे थोड़ा सा वो भारी भी पड़ सकता था, क्योंकि मैं एक मोमेंट बता रहा हूँ, मैच में ऐसा था जब बीच में शायद 15 ओवर ख़त्म हो चुके थे, थोड़ा सा कुछ मिनट के लिए एक तरह से गेम रुका था। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था कि अगर मैं जितना समझ पाया हूँ एग्जैक्टली, कि पथिराना उस वक्त कुछ देर के लिए डगआउट में गए हुए थे, मतलब ड्रेसिंग रूम में शायद गए हुए थे। तो रूल के हिसाब से क्या होता है कि जितनी देर तक एक प्लेयर जो कि वो बाहर होता है, मतलब बॉलर हो गया, फील्ड के आने के बाद उतना देर उसको एक तरह से फील्ड में बिताना होता है, और फिर जाके वो बॉलिंग कर सकता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि क्योंकि एक तरीके से MS धोनी ने कैलकुलेट किया हुआ था कि पथिराना के 3 ओवर हैं और 2 ओवर तुषार देशपांडे को डालने हैं, तो उसी हिसाब से उन्होंने शेड्यूल किया था अपना जो नेक्स्ट 5 ओवर है। उस टाइम पे जो डिले हुआ, पथिराना अंदर गए थे और बाद में आके उनको इंतज़ार करना पड़ता कि उसी मतलब जितने टाइम वो अंदर गए हैं उतने टाइम वो फील्ड पे एक तरह से बिताते। तो वहाँ पे ये हो सकता था कि शायद चेन्नई को अपना कुछ प्लान में चेंजेस करने पड़ते, फिर उनको मोइन अली को बॉल करवाना पड़ता वहाँ पे, और वहाँ पे हो सकता है कम्प्लीटली मैच जो कि वो चेंज हो सकता था। वहीं पे शायद आई थिंक विदिन द शायद रूल था कि उसमें MS धोनी और जो चेन्नई की टीम ने, उन्होंने थोड़ी देर के लिए बात वहाँ पे की। हालांकि वो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट नहीं था, वो नॉर्मल एक तरीके से 4-5 मिनट का, या एग्जैक्टली याद नहीं कितने मिनट का था। उन्होंने एक तरह से वहाँ पे डिस्कशन की अंपायर से, और शायद यही बोला होगा कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लेंगे, मतलब बाद में जो पेनल्टी पड़ता है कि अगर आपने टाइम पे ओवर कंप्लीट नहीं किया तो फील्डर को ऊपर लाना पड़ता है, वो चीज़ हम एक तरह से कर लेंगे। हम एक ऊपर फील्डर लेके सर्कल के अंदर बॉलिंग कर लेंगे, बट हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त अगर पथिराना वो ओवर नहीं करते तो शायद वो उनका 1 ओवर बच जाता, जो कि मोइन अली से शायद करवाना पड़ता। लेकिन वो एक भारी मिस्टेक हो जाता MS धोनी और CSK से। देखो ऑब्वियसली देखो जहाँ पे वो सिचुएशन पे हुआ कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो चीज़ गलत भी लगा, मतलब ऐसा नहीं कि CSK का फ़ैन उस चीज़ को सही बोलूँगा, क्योंकि बीच में आप लगा कि डेलिबरेटली 3-4 मिनट के लिए एक तरह से गेम रुका हुआ है, ताकि पथिराना का जो टाइम है वो एक तरह से कंप्लीट हो जाए और वो बॉल डाल सके। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि चेन्नई के लिए जीत मिल गई, ग्लोरी मोमेंट आ गई, और इतने सारे खुशियाँ थी, मतलब जो कि एक तरीके से हमें मिल गई। उस वजह से वो जो एक फेज़ था, वो जो छोटे सा पीरियड था, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है। लेकिन वही चीज़ है, क्योंकि अगर सपोज़ कि वहाँ पे वो काम करना पड़ता कि मोइन अली से बॉल डलवाते,
तो फिर कहीं ना कहीं वो बैकफायर भी कर सकता था। बट ठीक है, विद इन द रूल होगा तो शायद उसी को एक तरह से अंपायर ने अलाउ भी किया कि आप उस टाइम पे निकाल दीजिए और बाद में आके आप जो आपको पेनल्टी पड़ेगा उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो खैर उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं कि चेन्नई तो मैच जीत चुकी है। और चेन्नई की अगर बॉलिंग की बात करें, आई थिंक सभी ने ऑलमोस्ट बहुत अच्छी स्पेल डाला है। अगर आप देखो स्टार्टिंग से लेकर दीपक चहर अगेन 2 विकेट उन्होंने लिए हैं 4 ओवर में 29 रन देकर। और सबसे पहले तो उन्होंने रिद्धिमान साहा को आउट किया, जो ओपनर थे, जो इंपॉर्टेंट विकेट चाहिए था फर्स्ट उसे लिया। आई थिंक तीसरा ओवर मैच का था, अपने दूसरे ओवर में उन्होंने आउट किया। बाकी जब जो आखिर ओवर करने आए हैं तब भी उन्होंने आखिर शुभमन गिल को आउट किया, एक और इंपॉर्टेंट विकेट था, उनको भी आउट करना था तो उन्हें भी आउट किया है। बाकी का तुषार देशपांडे का देखें थोड़ा सा महंगे ज़रूर साबित हुए हैं, 4 में 43 पड़े हैं बट एक विकेट भी लिया है। राशिद खान का विकेट था, बहुत ही क्रूशियल विकेट था। बाकी महेश तीक्षणा बढ़िया उन्होंने किया है, 4 में 28 दे के 2 आउट किया है। तो उनके ऊपर जो लगातार चर्चा हो रही थी कि उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, फाइनली अगर पिछले 1-2 मैचेस में देखें अपनी फॉर्म पा ली है। बाकी रविंद्र जडेजा टॉप क्लास थे, 4 ओवर में 18 रन दे के 2 आउट किया है। और मतीश पथिराना इन्होंने भी अब देखो 4 में 37 दिए हैं, 2 विकेट उन्होंने भी लिया है। थोड़ा सा आज आउट ऑफ रडार दिखे कि बहुत सारे वाइड्स डाल रहे थे, थोड़े से एक्स्ट्रा कंसीड कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद देखो 2 विकेट लिया है। और देखो ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों ने चिप इन किया है, एक रनआउट का विकेट मिल गया है। तो बहुत अच्छा एक तरह से परफॉर्मेंस रहा ऑन द फील्ड सीएसके का। विद द बैट आप देखो कि शायद नियरली परफेक्ट नहीं कहोगे, थोड़ा और बेहतर हो सकता था, स्पेशली जो मिडिल फेज में बैटिंग हुई थी। बॉलिंग वाइज देखो तो आई डोंट थिंक कि कुछ कंप्लेन होगा कि अगर आपने गुजरात जैसे बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट अगर आप जो कि नंबर 8-9 तक बैटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप खेलते हैं, इतने अच्छे उनके पास बैट्समैन हैं और आपने उनके अगेंस्ट 172 डिफेंड किया है। हालांकि विकेट थोड़ा सा बॉलिंग फ्रेंडली ज़रूर था बट वहाँ पर भी आपको वो प्लानिंग वो एग्जीक्यूशन करनी थी। और सबसे बढ़िया चीज़ आज आई थिंक जो लगी वो थी फील्डिंग, जो कैचिंग खास करके रही बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो ओवरऑल एक परफेक्ट गेम चेन्नई के लिए। और उन्होंने जो एक तरह से वादा किया था कि अगले सीज़न में हम कमबैक करेंगे, अच्छे से कमबैक करेंगे, उसे एक तरह से पूरा किया है। और अब बस इंतज़ार है एक और दिन का, एक और मैच का। 28 तारीख संडे को जो मैच है फाइनल के दिन। हालांकि अभी भी मुझे उम्मीद है कि एक बार फिर से हम गुजरात और चेन्नई को भिड़ते हुए देखेंगे, क्योंकि अक्सर पिछले सीजनों में से देखा गया है कि जो भी 2 टीमें टॉप 2 फिनिश करती हैं अमूमन तौर पे वही फाइनल्स खेलती हैं। तो जो भी आज जीतेगी आज रात को मुंबई और लखनऊ में से, हो सकता है वो गुजरात से हार जाए और गुजरात ही अपने घर में अहमदाबाद में चेन्नई को फेस करेगी, जो कि हो सकता है गुजरात के लिए एक तरह से एक फेवरेबल एक तरीके से चांस रहेगा। लेकिन जिस तरह से चीज़ें इस साल घटी हैं, मुझे लग रहा है कि ये सीएसके का सीज़न हो सकता है। हालांकि MS धोनी ने एक जाते जाते अंत में एक सस्पेंस बरकरार रख दिया है। तो हर्षा वोगले थे जो पोस्ट मैच इंटरव्यू कर रहे थे MS का, उन्होंने पूछा भी उनको। MS ने कहा है कि मतलब अभी तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, कि पता नहीं है अभी 8-9 महीने हैं और जो मिनी ऑक्शन होना है उससे। उन्होंने ये कहा है कि मैं चेन्नई के साथ जुड़ा रहूँगा एज अ प्लेयर की, एज एक सपोर्ट स्टाफ वो तो एग्जैक्टली पता नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैं सीएसके से जुड़ा रहूँगा। और अभी उन्होंने कहा है कि मेरे जो मतलब खेलने की, जहाँ तक मेरे खेलने की बात है उसके लिए अभी मेरे पास 8-9 महीने हैं, उसके लिए मैं देखूँगा फिटनेस। अभी घर से फैमिली से दूर रहा हूँ 4-5 महीने प्रैक्टिस को लेकर और IPL को लेकर, तो अभी डिसाइड नहीं किया है, तो बाद में करूँगा। और साथ ही बहुत ज़्यादा उन्होंने एक तरह से प्रेज़ किया है अपने प्लेयरों को, अपने जो मैनेजमेंट है उसको, कि जिस तरह से उन्होंने 2 महीने में पूरा का पूरा एफर्ट डाला है। और 10 टीमों के एक तरीके से टूर्नामेंट में उन्होंने एक तरीके से जब फाइनल में पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं उसको जो हार्डवर्क किया था उसको तरीके से सराहा है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, बट फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा खुशी है कि चेन्नई फाइनल में पहुंच चुकी है। अब बाकी देखना है कि दूसरी टीम कौन आती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है बट ऑब्वियसली देखो बड़ा मैच था तो लंबा ही होना था। बाकी वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। कोई कमेंट देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में और बताइए चेन्नई क्या ट्रॉफी जीत सकती है कि नहीं, और इनफैक्ट अगर कोई दूसरी टीम जीत सकती है उसके बारे में बताइए। नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। बाकी जो सेकंड चैनल मेरा जिसमें कंटेंट ओडिया में है क्रिकेट विद शुभेंदु, उसे भी जाके सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज रात भी बहुत बड़ा मैच है, लखनऊ को मुंबई इंडियंस से खेलना है। जैसा कहा कि लखनऊ के पास जो मतलब आंकड़े एक तरह से उनके तरफ हैं 3-0 मुंबई के अगेंस्ट, बट मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, 5 ट्रॉफियाँ ऐसे ही नहीं जीते हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं फेवरेट्स रहेंगे। तो देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। तो मिलते हैं आज के मैच के बाद, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।